हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्यवान आनंद। कैसे हैं आप लोग। आज 17 जनवरी 2023 को हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर सेक्शन को। तो टुडे वी विल डिस्कस द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस। द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में आज हम देखते हैं कि भारत के जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए वहाँ के लोगों का काम करना, उत्पादन कार्य को बढ़ावा देना, सर्विस सेक्टर में काम करना बहुत आवश्यक है। परंतु अगर हम एक्सपोर्ट न करें और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बैलेंस ठीक न हो तो समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। भारत के देखें तो एक्सपोर्ट में 12.2%, 12.2% जो है एक्सपोर्ट डाउन हो गया है, जो कि एक बहुत बुरी खबर है। तो आइए देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें आज हमारे एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं। अगर हम देखें भारत में एक्सपोर्ट 12.2% डाउन हुआ है। अगर हम बात करें जो टोटल कंट्री का एक्सपोर्ट है 34.48 बिलियन दिसंबर 2022 में हुआ था। अगर देखें नवंबर में 32 बिलियन फिगर था। अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट 3.5% डाउन हुआ है, जो पहले 60.33 बिलियन यूएस डॉलर था एक साल पहले, अब वो घट करके 58.2 हो गया है। अगर देखें इंडिया का एक्सपोर्ट जो है 4.48 से 7.75% जो है नवंबर की तुलना में तो बढ़ा है, लेकिन जो नवंबर में 32 बिलियन था वो दिसंबर में 34.48% हो गया, लेकिन फिर भी ये डाउन हुआ है। कितना? 12.2%। पिछले वर्ष थोड़ा कोरोना की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी डाउन थी, उसके बावजूद हमारा एक्सपोर्ट जो है ठीक ठाक था, लेकिन इस साल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा घट गया है। इंपोर्ट की बात करें तो भारत 3.5% इंपोर्ट भी घटा है, जो कि पहले 60.33 बिलियन यूएस डॉलर था, अब 58.2 हो गया। तो इंपोर्ट का घटना ये रिप्रेजेंट करता है कि हम अपने देश में सामान कम मंगा रहे हैं। पर वो सामान कम क्यों मंगा रहे हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। क्या इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारे देश में पैसा ही नहीं है? जैसे हम देखते हैं श्रीलंका की हालत कुछ समय पहले ऐसी हो गई थी कि श्रीलंका में डिमांड तो थी परंतु इंपोर्ट नहीं कर रहा था श्रीलंका। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसका खाली हो गया था। इसलिए ये भी समस्या है कि भारत का जो इंपोर्ट घट रहा है वो किस वजह से, क्या हम आत्मनिर्भर हो गए हैं या हमारे पास पैसे की कमी आ गई है? तो ये दोनों बातें सोचने वाली हैं। अगर देखें ट्रेड डेफिसिट जो है 12.8% हो गया है। ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है, अगर ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट पॉजिटिव है इसका मतलब ट्रेड डेफिसिट है, और इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम सरप्लस में हैं। तो देखें तो भारत 12.8%, जो कि टोटल अगर इकोनॉमी की बात करें तो 23.76 बिलियन यूएस डॉलर है। सिर्फ एक महीने की हम बात कर रहे हैं, 23.76 बिलियन यूएस डॉलर के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री का कहना है कि जो एक्सपोर्ट था 39.27 से घट करके 34.8 हो गया। ग्राफ में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इंपोर्ट 60.33 बिलियन से घट करके 58.24 हो गया है, और डेफिसिट जो पहले 21.06 था वो 23.76% हो गया है। तो अगर हम देखें ग्लोबल ग्रोथ फॉरकास्ट इंडिकेट डाउनटर्न इन द ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो जो ग्लोबल ग्रोथ फॉरकास्ट इंडिकेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्लोबल कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स रिपोर्ट जो 2023 में पब्लिश हुआ है, उसका कहना है कि पूरे विश्व में देखा जाए तो कंट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और इसी कंट्रैक्शन का ये रिजल्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि उसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है। द सिक्वेंशियल इम्प्रूवमेंट इन द एक्सपोर्ट ड्यू टू प्री हॉलीडे शिपमेंट वाज नॉट इनफ टू स्टेव ऑफ ईयर ऑन कंट्रैक्शन इन दिसंबर। एथिनयर आईसीआरए की जो एथिनयर हैं उनका कहना है कि जो पहले प्री हॉलीडे पहले से उन्होंने क्या किया, जो ऑर्डर मिल गए थे उस एक्सपोर्ट से वजह से हमें दिख रहा था एक्सपोर्ट है, लेकिन कंट्रैक्शन की वजह से जो वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रैक्शन आ रही है उसी की वजह से ये सब इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। इसके बाद हम देखें एक न्यूज है, जल्लीकट्टू इन तमिलनाडु टेमर एंड स्पेक्टेटर गोर्स टू डेथ। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू एक उत्सव मनाया जाता है
ये खिचड़ी जो हमारे यहाँ होता है मकर संक्रांति, उसी समय वहाँ पर तमिलनाडु में पोंगल होता है, उसी समय मनाया जाता है। और वहाँ पर एक बैल के साथ लोग दौड़ते हैं, उसके सींग पकड़ते हैं, कुछ इसी तरीके का काम, ऐसा खतरनाक काम करते हैं जिससे चोटें लग जाती हैं। तो दो लड़के ऐसे हैं जो तमिलनाडु में, जिनकी उम्र 25 साल और 24 साल है, वो दो लोग उसमें घायल हो गए। और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो लोग मर भी गए, चार घायल, कई लोग घायल हुए, दो मर गए। जिसमें एक घायल लड़का जो मर गया है, वो उसमें रैंकिंग के देखा जाए तो उसका रैंक 3rd आया था, यानी जो उसमें जीतने का क्रम होता है। लेकिन इस तरीके के खेल खतरनाक हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। और राज्य सरकारें क्या कहती हैं कि हम, ये हमारे संस्कृति का पार्ट है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो संस्कृति की पार्ट रही हैं, हमें समय के साथ बदलाव लाने चाहिए, अदरवाइज ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है नेपाल। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि नेपाल में एक प्लेन क्रैश हो गया है। क्रैश में कुल 72 पर्सन थे, उसमें क्रू मेंबर सहित 68 यात्री थे और 4 क्रू मेंबर थे, सबकी मौत हो गई है। अगर देखें, इसमें एक बड़ी समस्या है कि नेपाल में बहुत ज़्यादा एयर एक्सीडेंट होते हैं, प्लेन क्रैश होता है। इसमें हम देखते हैं एक चीज़ आती है, ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जो है ये क्या होता है? ब्लैक बॉक्स एक्चुअल में उसमें एक मशीन होता है, इसमें होलोग्राम टेक्नोलॉजी यूज होती है। होलोग्राम टेक्नोलॉजी क्या है, उसे थोड़ा सा अगर हम देखें तो होलोग्राम का एक फोटोग्राफ होता है जो 2D 2 डायमेंशनल होता है, उसमें एक्स और वाई एक्सिस होते हैं। होलोग्राम में 3D होता है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस होता है। और अगर हम होलोग्राम को जल जाए, कट जाए या किसी तरह नष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी अगर उसका एक छोटा सा टुकड़ा बचा रह जाए तो उससे हम पूरा इमेज दोबारा जनरेट कर सकते हैं। जबकि एक फोटोग्राफ हो, अगर उसे हम जला दें, कट कर दें और उसका थोड़ा सा हिस्सा केवल बचा रहे, तो हम नया फ़ोटो बनाने के लिए हम सिर्फ उतने हिस्से का फ़ोटो बना सकते हैं। लेकिन होलोग्राम में क्या होता है, ओवरऑल फ़ोटो हम बना सकते हैं, 3D इमेज जनरेट कर सकते हैं, या जो भी डाटा हम स्टोर किए उसे कर सकते हैं। तो जो ब्लैक बॉक्स होता है उसमें हम होलोग्राम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। और होलोग्राम क्या होता है, उस ब्लैक बॉक्स में लगाया जाता है, जिससे प्लेन क्रैश हो गया तो ब्लैक बॉक्स इस न्यूज़ में दिखा रहा है कि ब्लैक बॉक्स मिला है। इसका मतलब ये है कि वो क्या करेंगे, होलोग्राम की जो चिप है या होलोग्राम का जो डाटा है उसे निकालेंगे। अब पूरे जहाज़ की जो एक्टिविटी चल रही थी, प्लेन किस स्पीड पर था, क्या क्या उसमें समस्याएं आई या क्या क्या उसमें सही था, सारी चीज़ें वो जानकारी इकट्ठा करेंगे। अगर देखें, उन्होंने कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर दोनों को उन्होंने रिकवर कर लिया। तो ब्लैक बॉक्स में ही होता है कि कॉकपिट से जो भी डाटा होगा उससे वो रिकवर कर सकते हैं। आगे हम इस न्यूज़ में देखेंगे, एक आर्टिकल छपा है आज कि नेपाल में प्लेन क्रैश और पूरे वर्ल्ड के क्या डाटा है उस पर, उसके क्या व्यू है, आगे आर्टिकल में हम देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि नेपाल में जो प्लेन क्रैश हुआ है उस पर एक आर्टिकल, उस कुछ डाटा एनालिसिस है। इसे हम देखते हैं कि जो प्लेन क्रैश हुआ है, तो देखा जाए तो ये नेपाल की पूरी जो 3rd डेडलीस्ट एविएशन डिजास्टर है। यानी हम देखें कि इस कंट्री की जो है तीसरा, इस 30 सालों में, 3 डिकेड में तीसरा सबसे बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। अगर हम देखें 3 लास्ट डिकेड में, लास्ट 30 सालों में देखें तो 52 फ़्लाइटें नेपाल में क्रैश हुई हैं। जिसमें से अगर हम देखें कंट्री में जो 207 देशों का एक आर्डर है, एक डाटा है, उससे अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि जो प्लेन क्रैश होते हैं, जो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा प्रोन हैं, उसमें नेपाल का नंबर 33 नंबर पर आता है, जो कि काफ़ी हाई स्कोर है। क्यों? नेपाल एक छोटा देश है, वहाँ पर पैसेंजर कम है, उसके बावजूद वहाँ पर प्लेन एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका नंबर 1 पर है। अमेरिका में पिछले 3 दशक में, 3 डिकेड में 1578 प्लेन क्रैश हुए हैं। दूसरे नंबर पर आता है रसिया, जहाँ पर 464 हुए हैं। कनाडा में 339 हुए हैं। और भारत का भी नंबर बहुत बुरा है, भारत तो 13वें नंबर पर, नेपाल 33वें पर है और भारत का नंबर 13वां नंबर, जहाँ पर भारत में 3 दशक में 33 सालों में 99 प्लेन क्रैश हो गए हैं। अगर हम देखें नंबर ऑफ़ डेथ की, तो नंबर ऑफ़ डेथ के मामले में जो है एरोप्लेन्स में, तो वो भी नेपाल का सही डाटा नहीं है। इफ़ वी इंक्लूड द क्रैश ऑन संडे, अगर संडे जो ये हुआ है उसको इंक्लूड कर दें तो 1990 से 2023 तक नेपाल में कुल 720 प्लेन एक्सीडेंट हुए हैं। अगर हम बात करें नेपाल की, तो 207 देशों में उसका रैंक 12वां आता है। किस आधार पर? फैटेलिटी, जो एक्सीडेंट हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, तो प्लेन एक्सीडेंट में जो मौत का आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग नेपाल 12वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पर यूएस ही है, यहाँ पर 5445।
5445 डेथ हुए हैं, रसिया में 2730 हुए हैं और इंडोनेशिया उसके बाद आता है 2171 डेथ हुए हैं। ये स्थिति है। भारत की बात करें तो भारत की बुरी स्थिति है। भारत 7वें रैंक पर है, यानी 7th रैंक है। भारत में भी 1020 डेथ हुए हैं। कितने सालों में? पिछले 1990 से 2023 के बीच में। यूएस की बात करें तो वहाँ पर प्लेन क्रैश और फैटिलिटी दोनों के मामले में मार्जिन कम है। अगर हम देखें तो एक कारण ये हो सकता है कि यूएसए में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में टोटल फ़्लाइट जो कंडक्ट होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जबकि नेपाल में बहुत कम होती है। तो अगर हम रेशियो देखेंगे तो नेपाल का रेशियो हाई है और अमेरिका का रेशियो काफ़ी कम पाया जाएगा। अगर हम देखें यूएसए की, तो यूएसए की जो 324 मिलियन 324 मिलियन डिपार्चर हुए हैं इस पीरियड में, जो 1990 से 2023 के बीच में अमेरिका में 324 मिलियन डिपार्चर हुए हैं, हाईएस्ट एमंग द कंट्री। पूरे विश्व में इतना ज़्यादा फ़्लाइट कहीं नहीं चली हैं। दूसरे नंबर पर आता है चाइना। चाइना में कितने हुए हैं? तो 57 मिलियन हुए हैं। अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल इसमें बहुत पीछे है। नेपाल बिलोंग टू द सेट ऑफ कंट्री वेयर एयर ट्रैफिक इज रिलेटिवली लो, फैटिलिटीज आर रिलेटिवली हाई। तो नेपाल में क्या है, इतना ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, फिर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। अगर बात करें नेपाल के अलावा नाइजीरिया, पाकिस्तान, अंगोला, श्रीलंका, ये कंट्री भी ऐसे हैं जहाँ पर एक्सीडेंट बहुत जाते हैं। जैसे अमेरिका में क्या है, 324 मिलियन डिपार्चर हुए हैं, जबकि नेपाल में सिर्फ 0.9 मिलियन डिपार्चर हुए और 720 लोग मरे हैं। तो ये संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें हम 29 कंट्री की, जहाँ पर हायर डिपार्चर वाज हायर देन इन द नेपाल, तो वहाँ पर उनकी फैटिलिटीज कम है। यानी ऐसे कंट्री 59 ऐसे देश हैं जहाँ डिपार्चर तो ज़्यादा होता है, यानी नेपाल में जितने हवाई जहाज़ें उड़ान भरती हैं उससे ज़्यादा उड़ानें भरती हैं, लेकिन वहाँ पर फैटिलिटीज मौतें जो हैं कम होती हैं। तो इस तरीके के डाटा इसमें दिए गए हैं। इससे ये पता चलता है कि नेपाल में क्या कारण हो सकता है। ये सोचने का विषय है कि आखिर क्यों वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो एक चीज़ एक्सीडेंट के बारे में कहा जा सकता है कि जो नेपाल है वो बहुत ज़्यादा माउंटेनियस रीजन है। माउंटेन्स हिडन इन क्लाउड, बहुत सारे पहाड़ तो ऐसे हैं जो पर्वतों में बादलों में ढक जाते हैं, और वहाँ पर कंट्रोल फ्लाइट जो टेरेन है वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, एयर ट्रैफिक में समस्याएं आ जाती हैं। ये चीज़ें एक समस्या का कारण है। दूसरा अगर बात करें, ए पुअर रिकॉर्ड इन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन सोज दैट फीडबैक मैकेनिज्म इज ब्रोकन मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक। ये सही बात है कि फीडबैक एनालिसिस होना चाहिए। नेपाल में क्या है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा सही होता नहीं है और फीडबैक मैकेनिज्म सही नहीं है। इससे ये नहीं पता चल पाता है कि नेपाल में एक्चुअल में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो क्या क्या रहे हैं। एक कारण तो ये ऊपर से हो गया कि वहाँ पर वेदर कंडीशन ठीक नहीं थी, या क्लाउड के वजह से पहाड़ जो है, पहाड़ों से जहाज़ टकरा गए, या पहाड़ दिखा ही नहीं, या कोई अन्य समस्याएं, लेकिन उनका एक्चुअल वो कंक्लूजन पर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर चार्ट में कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पर चार्ट में दिखा रहा है कि क्या स्थिति है। अगर हम देखें तो ये चार्ट बता रहा है कि इंसिडेंट प्लेन क्रैश, तो यूएस नंबर 1 पर है और हम देख रहे हैं नेपाल बहुत आगे, भारत की स्थिति ठीक नहीं है। दूसरे चार्ट में क्या बता रहा है कि प्लेन जो है क्रैश में डेथ कितने हुए। तो डेथ मामले में देख रहे हैं यूएसए नंबर 1 पर है और नेपाल 12वें नंबर पर आता है। इसके बाद हम देखें चार्ट थर्ड क्या दिखा रहा है, फैटिलिटीज, कितनी मौत हो गई। तो मौत के मामले में हम देखते हैं कि जो कितनी ज़्यादा फ़्लाइटें उड़ रही हैं, तो कितनी ज़्यादा फ़्लाइटें हम देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, वर्टिकल पर जो है मौत को दिखा रहे हैं। तो यूएसए में सबसे ज़्यादा फ़्लाइट भी उड़ती है और सबसे ज़्यादा मौत भी होती है। दूसरे नंबर पर चाइना है। आयरलैंड में हम देखते हैं कि फ़्लाइट कम उड़ती है, लेकिन नहीं, फ़्लाइट ज़्यादा उड़ती है लेकिन मौत कम होती है। जब कोई देखें नाइजीरिया, नेपाल, पाकिस्तान, अंगोला, श्रीलंका, ऐसे हैं फ़्लाइट कम उड़ रही हैं, मौत ज़्यादा हो रहे हैं। और ये हम देखें यहाँ के नेपाल का डाटा दिया गया है कि किस वहाँ पर जो एयरलाइंस हैं, किस एयरलाइंस की स्थिति कैसी है, जो वहाँ पर मौत हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये कुछ डाटा दिए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, गवर्नमेंट ने
एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल 2022 लाया है, यानी एक गजट नोटिफिकेशन आया है जिस पर केरला गवर्नमेंट ने अपोज किया। यानी ये रूल जो है, अमेंडमेंट बिल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया है। तो ये गजट नोटिफिकेशन आया है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल 2022 और ये 29 दिसंबर को आया है, जिसे भारत सरकार ने रिलीज़ किया है। अगर इसकी बात करें हम, तो जैसा कि अभी हमने पहले आर्टिकल में देखा कि भारत में ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है। अब ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है तो सरकारें क्या करती हैं, उसे अपने ही देश के लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा देती हैं, या जो सरकारी कंपनियां हैं चाहे प्राइवेट कंपनियां भी क्या होती हैं, क्रोनिक कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने कार्यों द्वारा मुनाफा नहीं कमाती हैं और सरकार की गलत पॉलिसी या पॉलिसी से लूप होल का फ़ायदा उठा करके फ़ायदा कमाती हैं और बहुत ज़्यादा अमीर बन जाती हैं। तो ये क्रोनिक कैपिटलिज्म होता है। तो क्रोनिक कैपिटलिज्म की वजह से भी कुछ चीज़ें ग्राहकों के ऊपर बहुत खतरनाक होती है। तो सरकार अपना ट्रेड डेफिसिट बढ़ाने के लिए, कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कभी कभी ऐसा करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी रूल में कुछ इसी तरह का है। इसका जो रूल 14 है उसमें क्या कहा गया कि जो डिस्कॉम कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, वो अगर मंथली बेसिस पर, जैसे अगर बाई चांस हम बात करें कोयले से बिजली उत्पन्न की गई है, तो कोयला का प्राइस अगर बढ़ गया ऑटोमेटिक इंटरनेशनल मार्केट में, तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो रूल 14 होगा, अभी ये एक्ट बना नहीं है, ये नोटिफिकेशन आया, बाद में पार्लियामेंट में बिल पास हो जाएगा, राष्ट्रपति महोदय साइन करेंगे तो एक्ट बनेगा। उस एक्ट के बाद ये एक्टिव हो जाए, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन जारी होगा, नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही पूरे देश में एक्टिव हो जाएगा। ये प्रोसीजर लंबा है, लेकिन चूंकि प्रोसीजर इनिशिएट हो चुका है। यहाँ पर क्या है कि जब फ्यूल की प्राइस जो बढ़ जाएगी, पावर जो कास्ट का कोई भी इक्विपमेंट इनपुट कास्ट बढ़ जाएगा, तो कंपनियाँ उसी महीने में बिजली के बिल का दाम बढ़ा देंगे। ये क्या है, वहाँ पर हम देख रहे हैं क्या इस रूल में ऐसा है कि अगर बाई चांस किसी सामान का दाम घट गया इनपुट कास्ट, तो क्या बिजली की कंपनियां उसका बिजली का बिल घटाएंगी? नहीं घटाएंगे। जैसे हम देखते हैं डीजल पेट्रोल में, अगर इनपुट कास्ट बढ़ गया, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ गया, तो ये लोग क्या करते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर वहाँ घटता है तो ये घटाते नहीं हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके का कुछ अधिकार दिया जा रहा है इस अमेंडमेंट के माध्यम से। अगर देखें रूल 14 जो है, इसमें एक्चुअल में क्या कहा गया है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन को स्पेसिफाई किया जाएगा, को अपने प्राइस को स्पेसिफाई करें, एडजस्ट करें, एक फार्मूला बना लें जो कि ऑटोमेटिकली पास कर देंगे ग्राहकों के ऊपर। तो ये ठीक नहीं है, वो भी मंथली बेसिस होगा। इसमें क्या होगा, बहुत सारे लूप होल का प्रयोग करके कंपनियां ग्राहकों से बहुत ज़्यादा पैसा ऐंठ लेंगी। अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या है पावर सेक्टर में कि मीटर जो लगाए गए हैं वो मीटर विश्वसनीय नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों के बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं जिनका उनका कंजप्शन होता ही नहीं। घर में बहुत कम इक्विपमेंट हैं, केवल बल्ब जल रहे हैं और पंखे चल रहे हैं, वो भी केवल गर्मियों के मौसम में। जाड़े में तो केवल बल्ब जल रहा है, लेकिन उनके बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये क्या है, वो मीटर में फॉल्ट है, लेकिन उसको कोई इम्प्रूव नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहे हैं, उनके केवल पैसा बढ़ाना है। फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज शैल बी कैलकुलेटेड एंड बिल्ड to consumer automatically without going through the regulatory approval process on monthly basis according to the formula prescribed by the respective state commission। अब स्टेट कमीशन क्या होंगे, एक फार्मूला बना देंगे। अब उनको फिर से हर महीने रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, वो क्या करेंगे, प्राइस एडजस्ट करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे, बिल बढ़ाएंगे, वो ऑटोमेटिकली सारा काम हो जाएगा। यानी यूँ कहा जाए, अब बिजली कंपनियों को, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को खुली छूट मिल जाएगी, वो जैसे चाहे अपना रूल रेगुलेशन स्वयं बनाए और बिजली के बिल ग्राहकों से बढ़ा करके लेते रहेंगे, ये दिखा करके कि उनका इंटरनेशनल मार्केट में या जो इनपुट कास्ट है वो बढ़ गया। स्टेट गवर्नमेंट हैज आर्ग्यू दैट, केरला स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा है, केरला स्टेट गवर्नमेंट हैज आर्ग्यूड दैट गिविंग डिस्कॉम द फ्रीडम टू ऑटोमेटिकली पास ऑन द एफोरमेंशन्ड कास्ट थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी बिल इंडेंजर कंज्यूमर इंटरेस्ट। बिल्कुल सही है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट ही चला जाएगा। अब उसके ऊपर कोई भी, यहाँ पर हम देख रहे हैं वन डायरेक्शनल अप्रोच है, वहाँ पर सिर्फ बिजली कंपनियों के पास पूरी अधिकार है और ग्राहकों से कोई मतलब नहीं होगा। अब इस अमेंडमेंट की बात देखें तो प्राइस क्या होगा, एक कम्प्लीटली अनस्टेबल हो जाएगा। और जिस तरीके से डीजल पेट्रोल है, कभी भी आज आप सुबह सोकर उठे, पता चला पेट्रोल का दाम 5 रुपये बढ़ गया, डीजल का दाम 5 रुपये बढ़ गया, बिजली के बिल का भी यही स्थिति होगी।
पता चल रहा है कि 15 तारीख को किसी का बिजली का बिल 4 रुपये यूनिट था, अगले दिन पता चल रहा है 16 तारीख को 6 रुपये यूनिट हो गया, किसी दिन 20 रुपये यूनिट हो जाएगा। यही चलता रहेगा। इससे क्या होगा, ये एक्चुअल में देखा जाए तो इनडायरेक्टली क्रोनिक कैपिटलिज्म ही है। कंज्यूमर वुड बी सब्जेक्टेड क्वाइट अनफेयरली टू फ्रीक्वेंट प्राइस फ्लक्चुएसन। तो प्राइस फ्लक्चुएसन हमेशा होती रहेगी, जो कि बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देगी। द क्रूशियल रोल प्लेड बाय द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन इन फिक्सिंग द सरचार्ज वुड गेट डाइल्यूटेड। इसके अलावा जो सरचार्ज होता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन का, वो डाइल्यूट हो जाएगा। अब सरचार्ज वो नहीं लगा सकते हैं। क्यों? उनका सरचार्ज का कॉन्सेप्ट ये क्या है, वो इनपुट कास्ट पर लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पे लगाएंगे। लेकिन जो इनपुट कास्ट अगर बढ़ जाएगी, वो ऐसा कहेंगे डिस्कॉम कंपनियां, तो ये सरचार्ज इनका फिक्स नहीं रह पाएगा, वो भी चेंज होता रहेगा। केरला की बात करें तो केरला अपने खर्चे का जो कंजप्शन है 30% ही केवल बिजली पैदा करता है और अन्य बिजली वो बाहर से खरीदता है। मानसून पीरियड में वो बिजली जो है प्रोडक्शन बढ़ जाता है, करीब करीब 50% तक पहुंच जाता है जो अपना प्रोडक्शन करता है, लेकिन शेष टाइम पर उसे खरीदना ही पड़ता है। इसलिए केरला ने सबसे पहले इसको आवाज़ उठाया है। लेकिन ये केरला गवर्नमेंट की समस्या नहीं है, ये पूरे देश के हर नागरिक की समस्या है। इसलिए इस पर काम होना चाहिए और सोचना चाहिए। एक आर्टिकल हम देख रहे हैं, डेली न्यूज़ में आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो टसन चल रहा है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़, उन्होंने कमेंट किया एनजीएसी पर, जो कॉलेजियम सिस्टम पर है। एनजीएसी जो है सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया, स्क्रैप कर दिया। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया। फिर ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने भी इस पर बात की। और ये जो लॉ मिनिस्टर हैं भारत यूनियन गवर्नमेंट के, किरण रिजिजू, ये हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। इस तरह हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा टसन है। अब किरण रिजिजू क्या कहते हैं कि जो सीजीआई हैं उनको उन्होंने लेटर लिखा है कि कॉलेजियम सिस्टम का जो है, अब कॉलेजियम यानी जो कॉलेजियम सिस्टम है, जब वो जजेस की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो ये क्या करें, गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करना है और सुप्रीम कोर्ट में करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट से वो कुछ नॉमिनी को उसमें इंक्लूड करें कॉलेजियम सिस्टम में, कि वो भी उसके जो उनके क्राइटेरिया हैं, उनके किस आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक्सपीरियंस की क्राइटेरिया क्या है, वो सब चीज़ों में उनको भी गवर्नमेंट की नॉमिनी को भी शामिल किया जाना चाहिए। दिस इज प्रिसाइज फॉलो अप एक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाइल स्ट्राइकिंग डाउन द एनजीएसी एक्ट। तो ये एनजीएसी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था, स्क्रैप किया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि एक चीज़ें ऐसी फॉलो की जाएंगी कि हम गवर्नमेंट से कुछ नॉमिनी को ले सकते हैं। उसी चीज़ को किरण रिजिजू ने रिपीट किया है। तो लॉ मिनिस्टर ने क्या कहते हैं, सीजीआई को उन्होंने लेटर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करे। अगर हम देखें जो इस समय समस्या क्या आई है कि प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति होना है और वो मामला पेंडिंग है। उस पेंडिंग के टाइम ही कॉलेजियम ने रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्ट्री यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को भेज दिया है, पर अभी फाइनल अप्रूवल नहीं हुआ है। उसी बीच इनका कहना है कि गवर्नमेंट के भी नॉमिनी होने चाहिए। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर राजनीतिक रंग दिया जाने लगा है। कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं, इसे सब वेरिएंट या पॉइजन स्पिल फॉर जुडिशरी, इसको कांग्रेस ने कहा है, पर इसको हम यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा नहीं देखेंगे। हमारा सिर्फ ये देखना है कि कॉलेजियम सिस्टम पर क्या एक्शन आता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रूल है और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या। क्यों हमें किसी भी चीज़ को कहने से पहले ये का ध्यान रखना चाहिए कि हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट फॉलो करेंगे और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव सभी का सम्मान करना चाहिए। इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा कमेंट करने से बचना चाहिए। इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर ये देख रहे हैं किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं। आई होप यू ऑनर कोर्ट डायरेक्शन, दिस इज प्रिसाइज फॉलो अप एक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच व्हाइल स्ट्राइकिंग डाउन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। द सुप्रीम कोर्ट Constitution bench had directed to the restructure of MOP मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में कुछ डायरेक्ट करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। तो किरण रिजिजू कहने को ही काम किए जाने की आवश्यकता
आ गई है। अगर हम देखें लॉ मिनिस्टर ने जो लेटर लिखा है उसमें वो क्या कहते हैं कि जो हम देखते हैं 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो हाई कोर्ट की नियुक्ति है या लॉ मिनिस्टर को जो रिकमेंडेशन भेजे जाते हैं 18 हफ्ते का 18 वीक का जो है उन्होंने टाइम दिया कि उसी टाइम में लॉ मिनिस्ट्री फाइनल कर ले कि जो रिकमेंडेशन कॉलेजियम से आए हैं उसे अप्रूव करना है या अप्रूव नहीं करना है। अभी थोड़े दिन पहले हम देखते हैं एक न्यूज आया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता कहे थे कि जो 18 हफ्ते की 18 वीक की जो गाइडलाइन है उसे हम फॉलो करेंगे। लेकिन अब उनका एक स्टेटमेंट आता है लॉ मिनिस्टर का कि हमें नॉमिनी हमसे मांगा जाए। तो In the NJSC verdict, the court had asked the government to work in consultation with the collegium on evolving a more transparent and accountable MOP, Memorandum of Procedure। तो NJSC का गवर्नमेंट का यही कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को थोड़ा सा ध्यान दे और वहाँ पर जो कहा गया था मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के बारे में उसे फॉलो किया जाए और स्टेट गवर्नमेंट से नामिनी मांगे जाए हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से नामिनी मांगे जाए सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए। तो यही है इस टॉपिक का निचोड़। और वैसे अभी ये चीज़ें चर्चा में रहेंगी तो और भी ज़्यादा प्रिसाइज चीज़ें निकल कर आती रहेंगी। नेक्स्ट न्यूज है इन्विटेशन टू इजिप्ट प्रेसिडेंट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इज ट्रूली हिस्टोरिक से इनोवे। जो इजिप्ट है उसके इनोवे जो है भारत में है, उनका कहना है कि भारत ने जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट को रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बनाया है ये हिस्टोरिक मैटर है। और उनका खुद कहना है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है सुएज कैनाल के सिक्योरिटी और रेड सी, जो कि सुएज कैनाल और रेड सी के माध्यम से भारत यूरोप में अपना बिजनेस करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो उसकी सिक्योरिटी को लेकर के मिस्र को इजिप्ट को हमेशा कंसर्न रहता है। पिछले साल हम देखते हैं एक जहाज़ ईवर गिवर उसका नाम था, वो फंस गया था और कई दिनों तक ट्रांसपोर्टेशन रुक गया था। इस तरीके के सिक्योरिटी चैलेंज आ सकते हैं। तो उनका कहना है कि हम नया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बनाएंगे, दोनों साइड से बनाया जाएगा और इसके लिए उन्होंने कहा कि हम काम करेंगे और भारत ने उन्हें अपने यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है, एक बहुत बड़ी बात है। व्हेन वी स्पीक अबाउट इंडिया एंड इट्स पोजीशन इन द वर्ल्ड we have to remember that India is the major country in the Indian Ocean and the security of Indian Ocean start from the Red Sea in the west and for Egypt security of Suez Canal begin with the security of Red Sea, so both are linked together। तो उनका कहना है कि भारत हिंद महासागर में एक बहुत बड़ा कंट्री है। हिंद महासागर ने हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े कंट्री हैं और हमारी इकोनॉमिक इक्वालिटी हम 5वें सबसे बड़े हैं। तो भारत का अपना स्थान है, लेकिन भारत के स्थान होने के साथ साथ सिक्योरिटी रीजन भी होना चाहिए। तो मिस्र का ये कहना है कि अगर हम भारत के साथ हमारे कोलैबोरेशन बढ़ेंगे तो रेड सी और हिंद महासागर में हमारी सिक्योरिटी बढ़ेगी, तो सुएज कैनाल की सिक्योरिटी बढ़ेगी, उनका मेन कहना है। और उनका एक भी कहना है कि भारत के साथ अपने रिश्ते को और अच्छे करेंगे। उसका उन्होंने ऐसा एक्शन क्यों लिया है, तो जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है भारत ने उसमें न्यूट्रल अप्रोच अपनाया है। न तो हम रूस के पक्ष में हैं, न इसके खिलाफ में हैं, न यूक्रेन के पक्ष में, न यूक्रेन के खिलाफ हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में समस्या हमारी नहीं है और न ही इसको हमने जनरेट किया है, न एक्सलरेट किया है। ये यूरोप की एक पर्सनल और निजी घरेलू समस्या है। इस चीज़ को हम समझते हैं। यूरोप वालों ने अपने घरेलू फ़ायदे के लिए, अपने घरेलू राजनीति के लिए फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कराया और पूरी दुनिया को झोंक दिया, लेकिन इस स्थिति प्रेजेंट टाइम में नहीं है। इसी वजह से यूरोप वाले छटपटा रहे हैं कि वे पूरी दुनिया, एशिया और अफ्रीका स्पेशली, या दक्षिण अमेरिका जो लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सिर्फ यूरोप आपस में लड़ रहा है। इस वजह से उनकी छटपटाहट है। तो मिस्र का कहना है कि ये बहुत बड़ा कदम है और इससे हमारा कोलैबोरेशन और बढ़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज है। इसरो लाइकली टू पुश विनस मिशन शुक्रयान फर्स्ट टू 2031। तो शुक्रयान मिशन जो है फर्स्ट जो है उसे अब इसरो टाल रहा है और 2031 में लॉन्चिंग की बात की गई है। इसका मतलब है कि फंडिंग की समस्या है या टेक्नोलॉजिकली कोई समस्या है।
लेकिन इसको हम थोड़ा सा अलग आर्टिकल में देखेंगे, इसलिए यहाँ पर हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं न्यू आर्टिकल को। हम शुक्रयान मिशन को अलग से एक आर्टिकल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के जस्ट बाद। सुप्रीम कोर्ट टू हियर पिटीशन अगेंस्ट मैरिटल रेप फ्रॉम मार्च 21। हम देखते हैं दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ पर एक पति द्वारा पत्नी से किया गया सेक्स अगर उसकी इच्छा के साथ न किया गया हो तो उसे क्राइम माना जाता है। भारत में भी डिमांड चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसी मामले को अब हम देखेंगे 21 मार्च से जो सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा देखें तो भारत के डिफरेंट हाई कोर्ट में भी ऐसा केस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वहाँ पर जो भी केस चल रहे हैं उससे हम देखते हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाईएस्ट कोर्ट है, इसलिए वहाँ पर कोई भी हाई कोर्ट मामला चल रहा है तो उसका कोई विशेष मतलब नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजेज बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ डायरेक्टेड द यूनियन ऑफ इंडिया टू फाइल इट्स रिस्पॉन्स इन एन एफिडेविट। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 15 फरवरी तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रिस्पॉन्स जमा यहाँ पर सबमिट करे। और उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है सेड द केस नॉट ओनली हैज लीगल रेमिफिकेशन। तो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, तो तुषार मेहता का कहना है कि यहाँ पर केवल लीगल मैटर नहीं है, यहाँ पर सोशल इम्पैक्ट भी है। अरे सही बात है। हम बात करें भारत में हिंदू आबादी करीब करीब 100 करोड़ तक है। दुनिया के अधिकांश देशों में देखा जाए तो जो यहाँ पर ये मैरिटल रेप की कंडीशन है वहाँ पर क्रिश्चियन कंट्री मेनली है। और वहाँ पर शादी को एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। यानी क्रिश्चियन या मुस्लिम जो होते हैं इस शादी को एक संस्कृति या कल्चर के ज़्यादा वो इसको कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। वो कॉन्ट्रैक्चुअल शादी है, कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है। लेकिन भारत में शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर इसका सोशल इम्पैक्ट किसी अन्य रीजन की तुलना में ज़्यादा है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का यही कहना है कि हम इसे जो है सभी राज्यों के पास भी उन्होंने उस गाइडलाइन को भेज देंगे कि सभी राज्य अपने अपने रिस्पॉन्स दें। उसके बाद वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे। उसके बाद सुनवाई होगी। अगर बात करें कर्नाटक हाई कोर्ट ने पहले डिसीजन दे दिया था कि अगर एक कोई भी व्यक्ति है, अगर वो इंडियन पिनल कोड के हिसाब से अगर वो फोर्सिबल सेक्स ज़बरदस्ती सेक्स अपनी ही वाइफ से करता है तो भी वो रेप माना जाएगा। कर्नाटक गवर्नमेंट हैड सपोर्टेड द हाई कोर्ट। और कर्नाटक इस गवर्नमेंट इसे सपोर्ट किया था, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था और उन्होंने उसको चैलेंज करने की बात नहीं कही थी। सीधे कहा जाए कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा था उस डिसीजन को हम देखें। ए मैन इज ए मैन, एन एक्ट इज ए एक्ट, रेप इज ए रेप, बी इट परफॉर्म्ड बाई ए मैन, द हस्बैंड ऑन द वुमेन और वाइफ। इनका कहना है कि आदमी आदमी होता है जिस तरह, उसी तरह अधिनियम एक्ट होता है। और रेप है, वो चाहे किसी व्यक्ति द्वारा किया जाए या किसी हस्बैंड द्वारा किया जाए, अपने वाइफ के साथ किया जाए, चाहे किसी दूसरे वुमेन्स के साथ किया जाए, वो रेप की परिधि में आएगा। अगर हम बात करें इंडियन पिनल कोड आईपीसी में तो 375 क्या कहता है, 375 ऑफ द आईपीसी डिक्रिमिनलाइज मैरिटल रेप एंड होल्ड दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन विथ हिज वाइफ हु इज नॉट अंडर 18 ईयर ऑफ एज विदाउट हर कंसेंट इज नॉट रेप। तो आईपीसी जो 375 है वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सेक्स करता है जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 18 साल से कम है, यानी कोई व्यक्ति जिसकी शादी 18 साल से कम लड़की से हो गई और उसके साथ वो सेक्स करता है तो उसे मैरिटल रेप माना जाएगा। इवन अगर सहमति के साथ भी करे तो उसे भी कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई कंप्लेन कर दे तो, कोई कंप्लेन नहीं करेगा तो कोई समस्या नहीं है। तो हाई कोर्ट के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट में, कर्नाटक हाई कोर्ट के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट में भी केसेज चल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा। तो जब डिसीजन आएगा तो हम देखेंगे। इसके बाद है वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री सेपरेट फ्रॉम रियल मनी गेम। ये कोई ख़ास न्यूज है जो, और अपोजिशन प्रोटेस्ट स्टॉल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आरवीएम। तो जो इलेक्शन कमीशन ने जो नया जो है मशीन लाए हैं, उस जो आरवीएम में रिमोट एरिया में ईवीएम मशीन प्रयोग करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ कंसर्न है जो एग्ज़ाम के लिए कोई खास नहीं है। जब फाइनल डिसीजन आएगा तो देखेंगे। तमिलनाडु श्रीलंका से घरेलू राजनीति से न्यूज है, रसिया से है,
यूनाइटेड किंगडम और यूएस से रिलेटेड है, तो वो हमारे लिए काम का नहीं है। बिजनेस से देखें, इकोनॉमी सेक्शन से, तो होलसेल इन्फ्लेशन स्लाइड टू 22 मंथ लो एट 4.95%। तो होलसेल प्राइस जो है, इन्फ्लेशन जो महंगाई है, वो 22 महीनों के सबसे लोएस्ट लेवल पर पहुंच गई है, ऐसा डाटा है। लेकिन इस डाटा का कोई विशेष फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये डाटा हमेशा चेंज होता है। ये थोड़ा सा हम देख लें, कूलिंग प्राइस डिपिंग होलसेल इन्फ्लेशन में ईच प्राइस प्रेशर फेस्ड बाय कंज्यूमर एज प्रोड्यूसर में स्लो डाउन पास थ्रू ऑफ कॉस्ट। तो जो होलसेल प्राइस की जो महंगाई घटेगी, उसके प्राइस घटेंगे, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट तुरंत कंज्यूमर पर नहीं आता है, धीरे धीरे उसे जो होलसेलर होते हैं धीरे धीरे कंज्यूमर पर ट्रांसफ़र करते हैं। जो महंगाई घट रही है वो ग्राहक पर तुरंत नहीं आएगी, थोड़े थोड़े समय बाद आएगी। दिस इज़ द सेकेंड मंथ इन ए रो दैट होलसेल इन्फ्लेशन हैज़ बीन लोअर। तो ये देखते हैं दूसरा महीना लगातार है, इससे पहले जो है 5.72% था और इसमें फिर घटा है। होलसेल इन्फ्लेशन हैड हिट ए रिकॉर्ड हाई ऑफ 16.63% इन मई 2020 एंड वाज एबव द 10% मार्क फॉर 18 सक्सेसिव मंथ टिल सितंबर। तो हम देखते हैं सितंबर से पहले 16.63% था मई 2022 में, और 18 महीने या उससे ज़्यादा टाइम तक 10% से ऊपर ही था। लेकिन दिसंबर में जहाँ घटा है, इसको जो है होलसेल प्राइस घटा है। तो ये अच्छी बात है, महंगाई घटनी चाहिए, अदरवाइज समस्याएं सबके लिए है, जनता के लिए भी है, कंपनियों के लिए भी है, सरकार के लिए भी है। तो ये न्यूज़ है, इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड कोई विशेष न्यूज़ नहीं है। और यहाँ पर एक गूगल सुप्रीम कोर्ट टू हियर गूगल प्ले इन, तो हम देखते हैं 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। तो 18 जनवरी को जब सुनवाई होगी तो 19 जनवरी को हम ये न्यूज़ देखेंगे। फिर स्पोर्ट की न्यूज़ है। तो अब हम देखते हैं इस एडिटोरियल से रिलेटेड। तो एडिटोरियल हम देखते हैं थोड़ा यहाँ पर लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। तो और ये 3 हम आर्टिकल देखते हैं, 3 आर्टिकल हैं, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस एडिटोरियल का, इस वीडियो के बाद एक और हम वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ एडिटोरियल, ये जो एडिटोरियल दिख रहे हैं, हम इन एडिटोरियल को ही डिस्कस करेंगे। इसके आगे जो सेक्शन, जो कॉलम या ओपिनियन सेक्शन होता है, उसमें से भी हम देखेंगे। तो हम वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।